नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कविता मनुष्य हूं के ऊपर। यह कविता नागार्जुन द्वारा लिखी गई है और आपके सिलेबस में नागार्जुन की कई कविताएं लगी हुई हैं। जैसा कि मैं सिलेबस को देख रहा था तो 6 कविताएं आपको पढ़नी है। नागार्जुन ऐसे कवियों में हैं, अगर सिलेबस के दृष्टिकोण से देखें तो इनकी अधिकतम कविताएं आपको पढ़नी है, जिसमें कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कालिदास, अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, खुरदरे पैर। आज हम पढ़ेंगे कविता मनुष्य हूं के ऊपर। जैसा कि मैंने आप सभी को अलग अलग वीडियोज में बताया नागार्जुन पर बातचीत करते हुए कि इनकी कविताओं के स्वर अलग अलग हैं। कभी प्रकृति चित्रण पे आधारित इनकी कविताएं आपको पढ़ने को मिलती हैं, कई बार संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कविताएं लिखी, और मुख्य रूप से नागार्जुन जन कवि होते हुए अपने को आम आदमी से जोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हमने राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित इनकी कविता देखी, शासन की बंदूक, आम जनजीवन पर आधारित कविता देखी, खुरदरे पैर, और इसके अतिरिक्त हमने 2 परिस्थितियों का चित्रण एक कविता में किया गया था, अकाल और उसके बाद। आज हम देखेंगे कि नागार्जुन अपनी कविता मनुष्य हूं में क्या बताना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम मनुष्य होते हुए भी अलग अलग कर्मों में लीन रहते हैं, अलग अलग कामों को करते हैं, और अचानक मन से आवाज आती है कि हम भी तो मनुष्य हैं। और यही स्वर आप देखेंगे इस कविता में है। आपने सुना भी होगा अपने आसपास में कि लोग कामों को करते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि वो मशीन हो चुके हैं, लेकिन अचानक बोल उठते हैं कि हम भी तो आदमी हैं, हम भी तो आदमी हैं, हमें भी टाइम लगता है कोई काम करने में, या फिर हमें भी अपने मनुष्य होने का अनुभव होना चाहिए। तो नागार्जुन अलग अलग कविताएं जरूर लिखे हैं, लेकिन इस कविता के माध्यम से उन्होंने कवि समाज के बारे में चित्रण किया है कि आखिरकार जो कवि है, जो कि समाज में घटने वाली हर समस्या, हर मुद्दे को अपनी कविता का विषय बनाता है, लेकिन आखिर में वो भी एक मनुष्य है। मनुष्य के रूप में ही कवि को देखने का आग्रह इस पूरी कविता में किया गया है, और कवि का संबंध सृष्टि के अन्य विषय वस्तुओं से कैसे है उसके बारे में भी पूरा विस्तार से इस कविता में बताया गया है। तो हम इसका पाठ करेंगे, उसके पहले एक बार हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये लगे कि यहाँ से किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी तक हम बताते आ रहे थे कि फला कविता फला वर्ष में प्रकाशित हुई है, लेकिन जब मैं मनुष्य हूं कविता को देखता हूं तो इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर अभी तक कोई हमें प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है। तो हो सकता है कि परीक्षा में भी इस तरीके से सवाल इस कविता को ध्यान में रखते हुए न पूछा जाए। इसके पहले हमने कालिदास, अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, खुरदरे पैर के प्रकाशन वर्ष को विधिवत तरीके से और प्रामाणिक तरीके से बताया है। जब प्रकाशन वर्ष की बात आ रही है तो मुझे आप सभी के कई कमेंट्स देखने को मिले, जिसमें कि आप लोगों ने कहा कि सर फला प्रकाशन वर्ष को, खासतौर से खुरदरे पैर को लेकर आप लोगों ने कहा कि इसका प्रकाशन वर्ष कुछ किताबों में 1961 दिया गया है, जबकि हमने यहाँ पर 1957 आप सभी को बताया हुआ है। और हमने बताया कि इन कविताओं को जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ वो कविताएं नागार्जुन संचयन से ली गई हैं, जिसके संपादक हैं राजेश जोशी। तो इसको मैं प्रामाणिक तौर पर देखने का आग्रह कर रहा हूं कि भले आपको तमाम गाइडनुमा किताबें या फिर कुछ ऐसी किताबें जो कि यूजीसी नेट की परीक्षाओं को पास कराने में या क्वालिफाई कराने में आप सभी को मदद कर रही हूं, वहां पर प्रकाशन वर्ष 1961 दिया गया है, लेकिन अगर मूल किताब के दृष्टिकोण से देखें तो इसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ है। हमने भी अपने अलग अलग वीडियो में कहीं कहीं बताया हुआ है कि 1961 में, लेकिन जब गहराई से और गंभीरता से मूल टेक्स्ट का हमने अध्ययन करना शुरू किया तो कुछ कुछ तथ्यों में हल्का सा हेर फेर हो रहा है। तो विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उत्पन्न होने लगता है कि अगर 1961 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे।
देखिए, कोई भी सवाल अगर बनता है तो उटपटांग तरीके का प्रकाशन वर्ष नहीं पूछा जाता है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पेपर बनाने वाले के दिमाग में आएगा कि खुरदरे पैर का प्रकाशन वर्ष का सही जवाब 1957 होगा, तो विकल्प में आपको मिलेगा 1957, 1956, 1955, 1954। ये सीरियल वाइज यहाँ पर वर्ष हो सकते हैं। या फिर उसके दिमाग में रहा कि 1961, अगर वो भी दृष्टि जैसी किताबें, सरस्वती गोविंद पांडे जैसी किताबों को पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में आए कि 1961 है, तो वो ऑप्शन में दे देगा 1960, 1961, 1962 और 1963। इस तरीके से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो पढ़ ही रहे हैं, अपने मानसिक विकास के दृष्टिकोण से भी पढ़ रहे हैं कि किसी भी किताब या गाइड को पढ़ते वक्त किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। मैं चाहता तो दृष्टि के किताब का आपको यूनिट वाइज अध्ययन कराता, लेकिन मेरा काम वो नहीं है, वो आप लोग खुद से करेंगे। मेरा काम वो है कि आपको एज एकेडमिक तौर पर यहाँ पर पढ़ाया जाए। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। जो भी तथ्य आपको कहीं कहीं बताए जा रहे हैं, उन तथ्यों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कविता पर मैं अभी बात करूंगा। मनोविश्लेषणात्मक तरीके से जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके मन में उठने वाले कुछ सवालों का समाधान भी करना मेरा दायित्व बनता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं, और आगे चलकर आप इसी एरिया में आएंगे, पढ़ाने वाले एरिया में आएंगे, तो कौन से तथ्य सही हैं और कौन से तथ्य गलत हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक तथ्य बताया कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, बल्कि देव ने कहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रोफेसर से बातचीत किए, तो कई विद्यार्थियों के प्रोफेसर मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन किया। आप लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सर, आपने कहाँ पर पढ़ा हुआ है? तो मैंने पूरा प्रमाण दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग भी जब परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो ऐसे याद किए हुए थे, अब हमारे पास समय नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग उस तरीके से रिसर्च के तौर पर नहीं देखते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कोशिश एक ये भी है कि आप उन गलत तथ्यों को परीक्षा के समय तक तो अपने दिमाग में रखिए, आपको नंबर पाने हैं, लेकिन आगे चलकर जब उन विद्यार्थियों को आप पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा शोध परक चीजों को बताइए कि जो चीजें बहुत दिनों से गलत पढ़ाई जाती रही हैं, उनको आप आने वाली पीढ़ी को भी गलत न बताएं। ये मेरा प्रयास है। ये नहीं है कि किसी को कमतर आंकना है और किसी को उच्चतर आंकना है, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। मेरी कोशिश है कि सही तथ्यों से आप अवगत हो। तो यहाँ पर देखिए प्रकाशन वर्ष को, क्योंकि आप लोग परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में चिंता उत्पन्न हो जाएगी कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, नोट्स बनाते समय जो सही तथ्य हैं और प्रामाणिक तथ्य हैं उनको भी नोट करना है, और जो गलत तथ्य हैं उनको भी नोट करना है, ताकि अगर परीक्षा में गलत तथ्य को ही सही आंसर माना जा रहा है तो कम से कम आप उस परीक्षा में पीछे न जाए। लेकिन आगे एक न एक दिन सही तथ्य को स्वीकारना ही पड़ेगा, भले कुछ हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसमें लंबा वक्त लिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सहृदयी हमारे विद्यार्थी हैं वो अभी तक मन बनाकर बैठे होंगे कि सर अब कविता को पढ़ाइए, और जो कभी कभार अतिथि के रूप में इस चैनल पर घूमते होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास की जा रही है। हर एक चीज बकवास नहीं होती है, बल्कि आपको सही दिशा देने के लिए थोड़ा सा वक्त लेना पड़ता है। आखिरकार मैं भी मनुष्य हूं। इस कविता को जोड़कर देखना पड़ेगा कि हम भले आपको रोज वीडियो लेक्चर देते हैं, रोज आपको एडवाइस देते हैं, रोज आपको सफलता तक कैसे पहुंचे उसके बारे में बात करते हैं, अंत में आखिरकार मैं भी तो मनुष्य हूं। और आप लोग भी अपने को यही मानिए कि प्रतिदिन तैयारी करते करते आप लोग भी थक हार जाते हैं, और लगता है कि क्या ये जीवन भर विद्यार्थी जीवन बना रहेगा। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी एज लगभग 40 प्लस हो चुकी है, 45 हो चुकी है, और अभी भी वो रोजगार के क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि कहीं न कहीं उनको नौकरी मिले। तो लगता है देखने में, अगर बौद्धिक तरीके से आप देखेंगे, तो आजकल की जो जीवन प्रत्याशा है या फिर जीवन जीने का जो समय है,
70-75 साल अच्छे से जीते हैं, इसके बाद तो तमाम बीमारियां लग जाती हैं। उसमें से अगर 45 साल आप अगर नौकरी की खोज में ही लगा दिए तो मन में यह सवाल उत्पन्न होने लगता है कि आखिरकार क्यों। तो नागार्जुन ने भी तमाम तरीके की कविताएं लिखी, आम आदमी की कविताएं लिखी, राजनीति पर कविताएं लिखी, ठीक है, प्रकृति पर कविताएं लिखी, लेकिन अंत में उनको उनके मन में आता है दार्शनिक तौर पर कि मनुष्य, उसी पर मैं बातचीत करूंगा। इसके प्रकाशन वर्ष को आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है कि कब हुआ था, क्योंकि अभी कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला। इस कविता में कवि ने कवि समाज का चित्रण किया है कि कवियों के ऊपर कितना दायित्व है। भले आज के दौर में हम समकालीन कवियों को हल्के में लें, लेकिन वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो कवि को मनुष्य के रूप में देखने का आग्रह इस पूरी कविता में किया गया है, और शेष सृष्टि से कवि का क्या संबंध है उसको भी बताने का प्रयास किया गया है। ये पूरी कविता 3 पदबंधों में बटी हुई है। अक्सर जब हम नागार्जुन की बात कर रहे हैं तो उनकी कविताओं में आप देख रहे हैं कि पदबंध है। पहले पदबंध में किसी अलग दृष्टि का वर्णन है, दूसरे पदबंध में किसी अलग दृष्टि का वर्णन है, ऐसे ही अलग अलग पदबंध। ये जो कविता है प्रश्न शैली में लिखी गई है, यानी जो कवि है वो खुद से भी सवाल कर रहा है और कवि समाज से सवाल कर रहा है, और इस पृथ्वी पर जितने भी बौद्धिक जीव हैं उनसे सवाल कर रहा है। एक तरीके से इस कविता में संवाद शैली को भी अपनाया गया है, और ये संवाद शैली है आत्ममंथन, अपने खुद से चिंतन करने की शैली में पूरी कविता लिखी गई है। जब हम इसका पाठ करेंगे तो इसका अर्थ और भी खुलेगा। नागार्जुन लिखते हैं कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं, मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। ये जो पंक्ति है ये बहुत कुछ कह रही है इस कविता के शुरुआत के लिए। नागार्जुन का कहना है कि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं, नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, क्या हमें कभी थकान नहीं होती है। इसका मतलब है कि यहां सवाल पूछा गया है, जाहिर सी बात है कि थकान होती है। अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं, कभी सवाल कर रहा है क्या बिना थके हारे दिन रात या हमेशा नील गगन में जिसकी कोई सीमा नहीं, जो नीला आकाश है उसमें उड़ सकता हूं, उन पक्षियों की तरह जो नीले गगन को कितनी बार मापने की कोशिश करते हैं। और कभी आगे कहता है मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया, भास्वर मतलब चमकती हुई, सूर्य की किरणें या फिर दिन में जो भी प्रकाश हो रहा है उसे चमकते हुए जो भी दृश्य है उसकी छाया, मेरे चितकबरे पंखों की चमकती हुई छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, क्या कभी वह निश्चल रहती है। सवाल पूछ रहा है कभी यहां पर। और हरे धान की स्निग्ध छटा पर आपको प्रकृति यानी कि किसानों के खेत में कवि ले जाने का प्रयास कर रहा है कि हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। यानी हरे धान की स्निग्ध मोहित करने वाली सुंदर छटा पर, उड़द मूंग की निविड़, निविड़ मतलब घना या फिर सघन, जटा जैसे बालों की उलझन होती है, बालों की जो गुत्थियां होती हैं उनको जटा कहा जाता है, वैसे ही उड़द और मूंग दो फसलों की चर्चा यहां पर की गई है, उनकी घने या सघन जटाओं पर या फिर समूहों पर क्या मेरे चितकबरे पंखों की छाया पड़ती है। यानी कवि पहले पदबंध में अपने को पक्षी से तुलना कर रहा है कि जिस तरीके से पक्षी दिन रात थोड़ा बहुत आराम करने के बाद दिन रात इस नीले आसमान में उड़ते हैं और उनकी छाया धानों पर, उड़द की मूंग पर पड़ती है, क्या वैसे मेरी भी पड़ती है, क्या मैं कभी नहीं थकता हूं, क्योंकि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। ये है मेन पंक्ति इस पूरी कविता की। जो महत्वपूर्ण इसमें शब्द थे जिसको कि पंक्तियां देकर पूछे जा सकते हैं कि इसके अर्थ क्या होंगे, उसमें आपको ध्यान में रखना है अहोरात्र मतलब दिन रात, भास्वर
मतलब चमकना, या फिर भास्वर से इस शब्द बना हुआ है भास्कर, जिसको कि हम सूर्य कहते हैं। यानी कि भास्वर मतलब चमकना, या सूर्य दिन भी इसका अर्थ होता है। स्तंभित मतलब निश्चल, स्निग्ध मतलब देखने में सुंदर या फिर मोहित करने वाला, निविड़ मतलब घना या सघन, ठीक है। और जटा, जटाधारी नाम सुना होगा, जैसे कि आपने साधुओं को देखा होगा तो उनकी जटाएं जो बड़ी सी होती हैं उनको, उसी को जटा कहा जाता है। लेकिन कवि है, कवि की दृष्टि है, वो उड़द मूंग के फसलों को भी जटा की तरह ही देख रहा है। तो एक बार इस पदबंध को मैं दोबारा पढ़ देता हूं, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क में पूरी कविता बैठ जाए। नागार्जुन मनुष्य हूं के अंतर्गत चिंतन करते हुए लिखते हैं कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, अहो रात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं, मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। अब हम दूसरे पदबंध को देखते हैं। दूसरा पदबंध एक अलग विषय को लेकर उन्होंने लिखा हुआ है। विषय एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग दृश्य या बिंब आपके सामने उभरेगा। लिखते हैं कि उर रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है, तब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुविधि, चंद्र सूर्य हैं, ग्रह 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 गण भी हैं, शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं, कालकुट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा है, नीली ग्रिया वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है, अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। तो ये देखिए पदबंध पहले पदबंध के अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, और इसमें नागार्जुन ने तमाम परंपरागत चीजों को एक बार से याद किया है, स्मृति में लाया हुआ है। लिखते हैं कि उर रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है। ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति देकर सवाल पूछा जा सकता है कि किस कविता से इसको लिया गया कि पृथ्वी ही मेरी माता है। कवि का मानना है कि आखिरकार मैं मनुष्य हूं, पहले पदबंध में, दूसरे में कि जो कुछ इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि के अंदर घटित हो रहा है उसमें पृथ्वी ही मेरी माता है। सूर्य का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिसका सारथी उर रहित सारथी है जिसका, यानी सूर्य की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जिसका सारथी उर रहित है, यानी कि उर मतलब हृदय और रहित मतलब खाली, जिसके अंदर हृदय ही नहीं। यानी सूर्य का जो सारथी है जो उसको आगे बढ़ाता है, जब सूर्य इतना गर्म है, इतना उसमें ताप है, तो उसके सारथी में कितना होगा, क्योंकि सूर्य से पहले तो उसी का मुकाबला होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जिसमें हृदय ही ना हो, यानी सूर्य के सारथी के तौर पर आपको ध्यान में रखना है अरुण को। सूर्य के सारथी का नाम है अरुण, और जो सूर्य का सारथी है जिस रथ को चला रहा है उसमें एकमात्र पहिया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आप रथ देखे होंगे, अक्सर आपने शादी विवाहों में रथ जरूर देखा होगा, जहां पे उस दिन दूल्हे का पूरा समय होता है, लोग उसी का फोटो इत्यादि खींचते हैं। तो एक तरीके से उस दिन का सूर्य उसको माना जा सकता है, लेकिन उसके भी पहिए में, उसके भी जो रथ होता है उसके में कई पहिए होते हैं। लेकिन जो सूर्य का सारथी है, जो जिस रथ को चला रहा है, उसमें मात्र एक पहिया, एकमात्र पहिया है जिसमें सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। पहिया एक है लेकिन घोड़े कितने लगे हुए हैं, सात सात घोड़े लगे हुए हैं। ये भी एक मिथक के तौर पर हमारे आसपास में कहानी के रूप में प्रचलित है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। तो कवि का कहना है कि हमें इस तरीके का रथ नहीं चाहिए जिसमें मात्र एक पहिया हो, साथ साथ घोड़े उसको खींच रहे हों, और नहीं मुझे नियत दिशा का पथ चाहिए, वो रास्ता चाहिए कि पूरब में उगे और पश्चिम में जाकर वो क्या हो जाए, डूब जाए। बल्कि पृथ्वी क्या है, हमारी माता है। इस पूरी पृथ्वी जो जो दसों दिशाएं, ऐसा मुझे पथ चाहिए, विविधता वाला चाहिए।
क्यों? इसे देखकर हरित भारत, इसे देखकर जो हरा भरा भारत है, कैसा मन मन कैसा प्रमुदित हो जाता है, मन कैसा प्रफुल्लित हो जाता है, जहां पर हरे धान है, उड़द है, मूंग है। ठीक है, आगे और भी चीजें हैं कि सब हैं इस पर, जो पृथ्वी हमारी माता है इस पर सब है। मैं आगे की पंक्तियों को बताऊं, यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया कि सूर्य का सारथी अरुण है। ठीक है, इसी तरीके से विष्णु भगवान जिनको मानते हैं हम लोग, उनके सारथी हैं गरुण। अरुण और गरुण दोनों क्या है? भाई हैं। तो जब मैं इस कविता को पढ़ रहा था आप सभी को पढ़ाने के लिए, तो मेरे मन में एक ऐसे विचार आया कि उस जमाने में भी भाई भतीजावाद था, कि सूर्य का सारथी अरुण है और अरुण की तरह उनका भाई गरुण भी नौकरी कर रहा है, जो कि विष्णु का सारथी है। केवल आज ही ऐसा देखने में नहीं आता है कि एक भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, दूसरा भाई दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कई भाई तो एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो ये मन में मेरे आया, इसलिए मैंने आप सभी को अभिव्यक्त किया। कोशिश यही है कि आप इन दोनों सारथियों को जान जाए कि कौन किसका किसका सारथी है। बाकी तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। आपके मन में बिंब उपस्थित हो गया होगा कि नागार्जुन दूसरे पदबंध में बता रहे हैं कि जिसका सारथी सूर्य है और जिसके आवश्यकता से अधिक मात्र एक पहिया वाला रथ है, लेकिन उसमें साथ साथ घोड़े लगे हुए हैं और उसकी दिशा भी क्या है? निश्चित है। हमें इस तरीके की न रथ चाहिए और न रास्ता चाहिए, बल्कि ये जो पृथ्वी है वही क्या है? हमारी माता है, हमारी जननी। क्योंकि इसे देखकर हमारे मन में प्रसन्नता जागृत होती है, हमारा मन खुश होता है। जब पृथ्वी ही मेरी माता यहाँ पर कवि ने कहा, तो उसमें तमाम जो जीव जंतु निवास करते हैं सबकी बात इसमें समाहित हो जा रही है। आगे नागार्जुन लिखते हैं कि सब हैं इस पर, इसी पर सब हैं, जीव जंतु नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के जीव जंतु इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। यहीं पर है तृण, तृण मतलब घास, जिसको कि हम तिनका बोलते हैं। तरु मतलब पेड़, लता और गुल झाड़ी, सभी अनेक प्रकार की प्राकृतिक चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त चंद्र है, सूर्य है, ग्रह गण भी है। ग्रहों की संख्या कभी हम लोग 9 पढ़ते थे, अब वर्तमान समय में 8 हो गई है। तो यहाँ पर चंद्र भी है, सूर्य भी है और 8 ग्रह भी हैं। यही नहीं, बल्कि शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। जब आप पृथ्वी पर बैठकर देखेंगे तो आपको ये सारे दृश्य दिखाई पड़ेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर के आगे द्वार पर जाकर बैठ जाना है, या फिर अगर आप शहर में रहते हो तो बालकनी में जाकर बैठकर इस चीज को महसूस कर सकते हैं। लिखते हैं कि सैकड़ों हजारों संख्या में बिखरे तारे भी हैं, सब हैं इस पर, मतलब इसी पृथ्वी पर है। लिखते हैं कि कालकूट भी यहीं पड़ा है। कालकूट मतलब भयानक विष, जिसको ग्रहण करने के बाद व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में सही नहीं हो सकता है, वह कालकूट भी यहीं पर है। अमृत कलश भी यहीं रखा है, मतलब इसी पृथ्वी पर ही अमृत कलश भी है, कालकूट भी है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। नीली ग्रीवा वाले यानी कि इसको हम नीलकंठ भी कह सकते हैं। नीलकंठ मतलब शंकर जी, जिन्होंने कि मृत्यु को जीत लिया है, इसीलिए इनको मृत्युंजय कहा जाता है। लेकिन यह बात शंकर जी तक ही नहीं सीमित है, बल्कि नागार्जुन कवि उनके बाप तक पहुंच गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि शिव जी के बाप कौन है या पिता कौन है? तो हमने भी रिसर्च किया तो इनके पिता का नाम सदाशिव दिखाई पड़ा और माता जी का नाम दुर्गा। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। बाकी शिव शंकर को सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कवि नागार्जुन, जिनको कि प्रगतिशील कवि के तौर पर, जन कवि के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस पृथ्वी के बारे में जब वो चिंतन कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, तो वो अपने परंपरा को भी याद कर रहे हैं। कि परंपरा में ऐसा माना जाता है कि शंकर जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत भी आया था और विष भी आया था। तो अमृत तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, ठीक है, उसमें भी बहुत युद्ध हुआ कि कौन कैसे, आपने देखा होगा समुद्र मंथन का दृश्य। लेकिन जब कालकूट बचा, जो विष बचा, और ये विष सामान्य विष नहीं था बल्कि जानलेवा था, तो इसे ग्रहण किया शंकर जी ने, और इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो कंठ है वो नीला हो गया। तो इसी धरती पर नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण,
अमृत की प्राप्ति के लिए, हेतु मतलब के लिए, जो देवगण थे, जो देवता थे, अब कवि का कहना है कि नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। ऐसा माना जाता है कि दानव भी उस अमृत का रसपान कर सकते थे, उसको ग्रहण कर सकते थे, लेकिन देवताओं ने उनके साथ छल किया, उनको ठगा। कवि नागार्जुन का कहना है कि अब वो इसे नहीं ठग सकते। यहाँ पर आप कहीं न कहीं देख रहे हैं कि नागार्जुन की जो प्रगतिशीलता है, अपने समाज के प्रति जो उनकी चेतना है, उस कविता में अप्रत्यक्षता दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि ये जो दानव कुल है या फिर जो देवगण है, वो शोषक शोषित वर्ग के प्रतीक के तौर पर देखे जा सकते हैं, इसका एक अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो कवि का ये कहना है दूसरे पदबंध में कि हमारी परंपरा में तमाम किंवदंतियां जरूर हैं, लेकिन इनके बाद भी हम इस पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं। इस पर अनेक तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, और परंपरा में उन्होंने बताया भी कि कालकूट को ग्रसने वाले भी यहाँ पर हैं। तमाम यातनाएं, पीड़ा सहने वाले लोग भी हैं, जो कि कभी हार नहीं मानते हैं। अब दोबारा देवगण राक्षस कुल को, दानव कुल को नहीं ठग सकते। ठीक है, तो ये आपको पदबंध समझ में आ गया होगा। आगे इसी पदबंध में है कि दानव कुल के बाद उन्होंने कहा, राहु केतु का सिर कबंध व जुड़ा देख लो, सुधा स्निग्ध इन अंगुलियों के स्पर्श मात्र से नहीं, तुम्हारे ही युग का यह चमत्कार है, श्रेय मुझे भी तो लेने दो, आखिर मैं भी तो मनुष्य। अब जिक्र यहां पर उन्होंने राहु केतु का किया है। अक्सर सामान्य जनजीवन में आपने सुना होगा कि राहु केतु किसी को परेशान कर रहा है। लोग बोलते हैं कि राहु केतु, कई तो गांव में कुछ लोगों का नाम भी रख देते हैं कि राहु केतु आ रहे हैं, मजाक में। लेकिन यहाँ पर राहु केतु का मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि बिना सिर का, सिर कबंध मतलब बिना सिर का राहु केतु थे, इनके सिर नहीं थे, वो भी क्या है, जुड़ गए हैं। और कवि का कहना है कि देख लो सुधा स्निग्ध इन अंगुलियों के स्पर्श मात्र से, उसको स्पर्श करके देख लो, जिन राहु केतुओं को हम बिना सिर वाला कहा करते थे, अब उनके भी सिर जुड़ चुके हैं। यानी कि पहले से जो चीजें थी अब वो धीरे धीरे बदल रही हैं। नहीं तुम्हारे ही युग का यह चमत्कार है। कवि को संदेह है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं संवाद कर रहा हूं, उनको ये लगेगा कि ये किसी और युग का चमत्कार है, लेकिन कवि ने जोर देकर कहा कि ये किसी और युग का चमत्कार नहीं है, बल्कि जिस युग में तुम जी रहे हो उसी युग का यह चमत्कार है कि अब दानव कुल को राक्षस नहीं ठग पाएंगे। अब राहु केत बिना सिर के नहीं रहेंगे, उनका भी सिर जुड़ चुका है। कवि का कहना है कि चमत्कार इसी युग का है, श्रेय मुझे भी तो लेने दो। कवि का कहना है कि ये जो भी चमत्कार हुआ है उसका श्रेय इस कवि को तो भी लेने दो, क्योंकि कवि कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, अन्य मनुष्य नहीं है, बल्कि जैसे आम मनुष्य है उसी तरीके का कवि भी मनुष्य है, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। तो आप देखें कि दोनों पदबंधों में ये पंक्ति बार बार आई हुई है, इसीलिए इसका शीर्षक भी बना कि मनुष्य। अब तीसरे पदबंध पे हम चलते हैं, जिसमें कि पूरे कवियों के बारे में बताया गया है। अंत में कवि नागार्जुन बताते हैं, कहते हैं कि कवि हूं सच है, मैं कवि हूं ये बात सही है, किंतु षट पदों जैसा क्या मैं फूल सूंघ कर रह सकता हूं। सवाल करते हैं कि क्या मैं षट पद, आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये षट पद क्या है। तो षट पद का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो है 6 पैरों वाला, यानी जिसके पास 6 पैर हो। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब है भ्रमर। वैसे भी अगर ये पंक्ति दे दी जाती है तो आप अपने आईक्यू लेवल से जरूर इसका सही जवाब दे सकते थे, लेकिन जब आप कविता को पढ़ रहे हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको अर्थ एकदम से क्लियर होना चाहिए। नागार्जुन कहते हैं कि कवि हूं सच है, किंतु षट पदों जैसा क्या मैं फूल सूंघ कर रह सकता हूं, कि जैसे भ्रमर, भौरे जिनके पास 6 पैर होते हैं, उनकी तरह केवल फूल सूंघ कर रह सकता हूं। कवि हूं सच है, पर अशोक के कोमल किसले पहन ओढ़ कर ही कैसे मैं रह सकता हूं। अब यहां पर अशोक, अशोक का जब जिक्र होता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध आप लोगों के मन में आना चाहिए।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि ललित निबंधकार हैं, उन्होंने अशोक के फूल नाम से एक निबंध भी लिखा है और उस फूल को शायद हम लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने देखा होगा अशोक के फूल वो जरूर कमेंट्स करें, अभी तक मैंने नहीं देखा। तो कवि नागार्जुन का कहना है कि कवि हूं सच है, क्या मैं भौरों की तरह हो सकता हूं कि केवल फूल सूंघकर रह जाऊं? कवि हूं, पर क्या मैं अशोक के कोमल किसलय पहनकर ही कैसे रह सकता हूं? कवि हूं सच है, किंतु किस तरह स्वर्ण किरण की वाष्प और विद्युत से रक्षा कर पाऊंगा? कवि ने लगातार अपनी बातों को रखते हुए सवाल उठाया कि मान लीजिए कवि हूं, सच है, ये बात सही है, लेकिन क्या किस तरह स्वर्ण किरण जो सूर्य से निकलती हुई सोने जैसी चमकती हुई किरणें हैं और उनसे जो वाष्प निकल रहा है, उनसे जो चमक निकल रही, उससे मैं कैसे रक्षा कर पाऊंगा? कवि हूं सच है, किंतु क्षणिक तथ्यों को यों अवहेलित करके शाश्वत का सीमांत कभी क्या छू पाऊंगा? फिर से कवि यहां पर कह रहा है कि कवि हूं, ये बात सही है, लेकिन क्या क्षणिक तथ्यों को यों अवहेलित करके या कि इसकी अवहेलना करके बच सकता हूं या शाश्वत का सीमांत कभी छू पाऊंगा? इस तरीके की कल्पना कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। कवि हूं सच है, इसीलिए क्या आतप वर्षा हिम, तीन ऋतुओं की बात यहां पर की कि कवि हूं ये सच है, लेकिन इसीलिए कि आतप वर्षा, आतप मतलब गर्मी, वर्षा बारिश का दिन, हिम ठंडी का दिन भी मुझसे दब जाएंगे। क्या कवि होने से सब चीजें संभव है? इसीलिए क्या वात पित्त कफ शांत रहेंगे? क्या कवि हूं यह सच है, और इसी कारण वात पित्त कफ, जुकाम के दिनों को याद कर लीजिए, जब आप सभी को जुकाम हुआ होगा तब के शब्द ये सब, वात पित्त कफ, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो क्या ये शांत रहेंगे? कवि हूं इसलिए नहीं, नहीं, सो कैसे होगा? संबोधन देखिए यहां पर कह रहे हैं कि केवल कवि होने से ये सब संभव नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, संबोधित करते हुए। कवि हूं पीछे, पहले तो मैं मानव ही हूं। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी अभी तक मेरे ऊपर विश्वास करके इस लेक्चर को सुन रहे होंगे उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि ये पंक्ति परीक्षा में आ जाए, और आ जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 100% वहां पर सही जवाब देकर आएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कोई लेक्चर दे, क्योंकि मैं कोई स्टूडियो में बैठा हुआ या फिर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ टीचर नहीं हूं। अपने तमाम व्यस्तताओं के बाद आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से एक आम टीचर की तरह, जैसे आप लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं वैसे ही बैठ के पढ़ाता हूं। बस जिजीविषा प्रेरणा आप लोगों की है, आप ही लोगों से मैं प्रेरित होता हूं। तो यहां पर कवि देखिए यहां पर कहा कि तमाम सवालों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि कवि हूं पीछे, मैं जो कुछ हूं वो पीछे हूं, बाद में हूं, पहले तो मैं मनुष्य ही हूं। अतिमानव या लोकोत्तर किसको कहते हैं नहीं जानता। अतिमानव, असाधारण मानव या इस लोक से परे, जैसे देवताओं की जो हम कल्पना करते हैं, किसको कहते हैं नहीं जानता। कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो सामान्य मनुष्य हूं। इसलिए जिस तरीके से इस पृथ्वी पर तमाम मनुष्य हैं उसी में से मैं हूं। बस कवि होने के नाते अपने तमाम कर्तव्यों, फर्जों और कर्मों का निर्वहन कर रहा हूं। तो इसका मतलब यही है कि कवि भी एक सामान्य व्यक्ति है। तो उम्मीद है कि इस कविता को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, तीनों पदबंधों को समझ लिया होगा। जो कठिन शब्द रहे होंगे उनको आपने नोट कर लिया होगा, और इस वीडियो के शुरुआत में हमने आप सभी से जो आग्रह किया उसको भी भली भांति आप समझ गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज की ये कविता आप सभी को कैसी लगी। मिलते हैं नागार्जुन की एक बहुत ही बेहतरीन कविता बादल को घिरते देखा है के साथ, जिसमें कि आप देखेंगे कि अब तक की जितनी भी कविताएं मैंने पढ़ाई हैं वो कविता सबकी सारांश के रूप में, इसीलिए मैं उसको बाद में पढ़ा रहा हूँ। ये तकनीकी आप भी अपने अंदर विकसित कीजिए। मैं चाहता तो इधर उधर कविता पढ़ा सकता था, लेकिन नागार्जुन की 6 कविताओं का हमने अध्ययन किया, आप ही लोगों के लिए अध्ययन किया, और मुझे लगा कि किस किस कविता को पहले पढ़ाना है और फिर कौन सी कविता सभी कविताओं की सार है या फिर सारांश है। तो इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल में बहुत सारी चीजें हैं जिनको समय निकालकर आप अपने लिए देखिए।
और जो महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी उनको मैं कम्युनिटी सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर शेयर करता रहूंगा। और मेरी कोशिश है, मैं लगातार कुछ एक्सपर्ट्स को इस चैनल पे बुलाना चाहता हूं, जो कि आपके तमाम मन में तमाम जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान कर सकें। तो जल्दी ही इस पर आपको कुछ सूचना मिलेगी। बातें बहुत हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।